हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली फाइन होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि कल जो हमारा ट्रेडिंग वीक एंड हुआ वो आप सबके लिए प्रॉफिटेबल गया होगा। तो एक और वीडियो लेकर हम आप सामने प्रेजेंट हैं। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो एक सर्कुलर आया एनएसई का जिसमें डू नॉट एक्साइज जो फैसिलिटी थी उसको बंद करने का डिसीजन लिया गया है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से, यानी अप्रैल एक्सपायरी से। तो ऑप्शन जो ट्रेडर्स हैं उनके बीच में काफ़ी कंफ्यूजन है इस सर्कुलर को लेके। काफ़ी लोगों को डाउट है कि आखिरकार इस सर्कुलर में है क्या। तो इस वीडियो में हम उस सर्कुलर के बारे में डिस्कस करेंगे। जो टर्म यूज़ की गई है डू नॉट एक्सरसाइज फैसिलिटी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और डिटेल और सिंप्लीफाइड वे में समझने का ट्राई करेंगे कि ये है क्या और इसका क्या इफेक्ट आ सकता है रिटेलर्स पे या ऑप्शन ट्रेडर्स पे, जो रिटेलर्स ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं उन पे, या जो हाई रिस्क ऑप्शन ट्रेडर हैं उन पे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो डू नॉट एक्साइज फैसिलिटी जो ये टर्म है, इसमें डीप डाइव करने से पहले हो सकता है कोई बिगनर भी ये वीडियो देख रहा हो, तो कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज की आपको जानकारी होनी चाहिए। तो पहले हम थोड़ी सी देर लगा के उन बेसिक टर्मिनोलॉजीज पे एक बार फोकस कर लेते हैं, फिर जो ये टर्म है और इसके इम्प्लीकेशन है इसके बारे में जानेंगे। तो ऑप्शन ऑब्वियस हम सबको पता है, दो टाइप के होते हैं, कॉल एंड पुट। जब हम कॉल ऑप्शन की बात करते हैं तो तीन टाइप के कॉल ऑप्शन होते हैं, इन द मनी, आउट द मनी और एट द मनी। तो अगर शेयर का प्राइस लेट से किसी का 200 चल रहा है, तो जितनी भी स्ट्राइक 200 के ऊपर होती हैं, लाइक 205, 210, 220, 250, वो सब हमारी आउट ऑफ द मनी कहलाती हैं। जो स्ट्राइक 200 के इक्वलेंट होती है वो एट द मनी कहलाती है, और जितनी भी स्ट्राइक उससे छोटी होती है, लाइक 190, 180, 170, 160 एंड सो ऑन, वो हमारी इन द मनी कहलाती है। तो बस आपको याद रखना है कि कॉल के केस में इन द मनी वो स्ट्राइक्स कहलाती हैं जो करंट मार्केट प्राइस से छोटी होती हैं, 190, 180 एंड सो ऑन। अगर हम पुट ऑप्शन की बात करें तो जितनी भी स्ट्राइक अगर शेयर का प्राइस 200 चल रहा है उसके नीचे होती हैं, 190, 180, 170, वो सब आउट ऑफ द मनी कहलाती हैं। और जितनी ऊपर होती हैं 210, 220, 230, वो सब इन द मनी कहलाती हैं। तो जब हम कॉल और पुट को देखते हैं, कॉल के केस में जो आउट द मनी होती है वो पुट के केस में इन द मनी बन जाती है, और कॉल की इन द मनी पुट की आउट द मनी बन जाती है। तो आउट द मनी और इन द मनी का जो केस है आपस में स्वैप हो जाता है। याद रखने का या समझने का क्या तरीका है, जब हम कॉल ऑप्शन को बाय करते हैं एज अ बायर हमारा व्यू बुलिश होता है। हम चाहते हैं कि अभी शेयर 200 पे है, 200 के ऊपर चले जाए और ऊपर वाली स्ट्राइक को अचीव कर ले, वो हमारी आउट ऑफ द रीच है। तो कॉल के केस में ऊपर वाली आउट ऑफ द मनी होती है। पुट के केस में एज अ बायर मैं चाहता हूं प्राइस गिरे 200 से 190, 180, 170 जाए। तो जो नीचे वाले प्राइस हैं, नीचे वाली स्ट्राइक्स हैं, वो मेरी आउट ऑफ द रीच है, मैं चाह रहा हूं वो रीच में आ जाए। तो पुट के केस में नीचे वाली आउट ऑफ द मनी होती है। ठीक है, होपफुली ये टर्मिनोलॉजीज आपको क्लियर होंगी। अब हम जो मेन टॉपिक है डू नॉट एक्साइज फैसिलिटी, उस पे जंप करते हैं। ठीक है, तो डू नॉट एक्साइज फैसिलिटी को समझने से पहले हमें दो चीजें समझनी पड़ेंगी कि जब हम ऑप्शन मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, दो टाइप की सेटलमेंट्स हमें देखनी पड़ती है। एक कैश सेटलमेंट होती है, एक फिजिकल सेटलमेंट होती है। तो कैश सेटलमेंट का क्या मतलब है उसको देखते हैं। तो लेट से मैं रिलायंस की कोई कॉल का एग्जांपल ले लेता हूं। तो रिलायंस की लेट से मार्च 200 वाली हम कॉल ले रहे हैं। तो अगर मैं इस कॉल को बाय करता हूं, हम सबको पता है जब मैं कोई भी कॉल बाय करता हूं तो एज अ बायर मुझे सिर्फ प्रीमियम देना पड़ता है। तो रिलायंस की इस कॉल का प्रीमियम 24 चल रहा है, रिलायंस का लॉट साइज 2500 का है, सॉरी 250 शेयर्स का है। तो 250 इंटू 24, 24,590 रुपीज हमें एज अ बायर पे करना पड़ेगा। जब हम एज अ सेलर जाते हैं, क्योंकि हमारा जो लॉस है वो नॉन मेजरेबल होता है, क्योंकि हमें कितना भी लॉस हो सकता है, तो इसलिए हमें एज अ इनिशियल मार्जिन देना पड़ता है, जो इस कॉल ऑप्शन में अराउंड 1 लाख के आसपास है, 98,954 है। ठीक है, तो अब कैश सेटलमेंट में क्या होता है, लेट से आपने रिलायंस की कॉल बाय कर ली 24 रुपीज में, और रिलायंस के शेयर का प्राइस राइज हो जाता है, और एक्सपायरी पे इस कॉल की वैल्यू लेट से 50 रुपीज हो जाती है, और आप इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सपायर नहीं स्क्वायर ऑफ नहीं करते, यानी आपने ये जो कॉल बाय करी है इसे बेचते नहीं है और इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो अगर आप ऐसे ही छोड़ देते हो, इसे एक्सपायर करा देते हो, तो आपने 24 रुपीज में कॉल ली थी, एक्सपायरी पे उसकी वैल्यू 50 हो गई, तो 50 माइनस 24 कितना होता है, 26 होता है। 26 रुपीज पर शेयर का जो प्रॉफिट है वो आपको मिल जाएगा। तो कैश सेटलमेंट में जिस प्राइस पे आपने कॉल खरीदी है या कोई भी ऑप्शन खरीदा है और जिस प्राइस पे वो एक्सपायर हुआ है, उनके बीच का जो डिफरेंस होता है
वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस डिफाइन करता है। इट्स वेरी सिंपल। तो 24 में मैंने कॉल ली है, अगर 50 पे एक्सपायर हो गई तो 26 इंटू 250 का लॉट है, उतना मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। अगर एक्सपायरी पे लेट से इसकी वैल्यू 12 रह गई और एक्सपायर हो गई तो 24 माइनस 12 इंटू 250 का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो कैश सेटलमेंट बहुत ही सिंपल है कि जिस प्राइस पे आपने खरीदा है और जो भी प्राइस उसका एक्सपायरी पे होगा उसका डिफरेंस आपका प्रॉफिट एंड लॉस डिफाइन करेगा। तो जब कैश सेटलमेंट होता है तब आप कॉन्ट्रैक्ट अगर आपने कोई ऑप्शन में लिया है उसे एक्सपायर भी करा दो तो कोई दिक्कत नहीं होती है, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस आपका जो भी होगा वो आपको मिल जाता है या लॉस डिडक्ट हो जाता है। वो बहुत सिंपल है। दूसरा सेटलमेंट है जो हमारे इस डू नॉट एक्साइज फैसिलिटी से रिलेटेड है, ये है फिजिकल सेटलमेंट। फिजिकल सेटलमेंट आपको क्या कहता है? फिजिकल सेटलमेंट समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। लेट से कोई शेयर है 500 रुपीज का चल रहा है, आपने इसकी एक ओटीएम कॉल को बाय किया 515 के स्ट्राइक को, ठीक है। लेट से किसी भी प्रीमियम में बाय कर लिया, 15 रुपीज के प्रीमियम में लेट से बाय कर लिया। अब आपने कॉल बाय करी है, दैट मीन्स आपका व्यू क्या कहता है? आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि शेयर का प्राइस बढ़ेगा और टिल एक्सपायरी बढ़ के 515 के ऊपर जाएगा। ये आपकी सिंपल सी प्रेडिक्शन है अगर आप इस ट्रेड को लेते हो। लेट से आपकी प्रेडिक्शन सही हो जाती है और शेयर के प्राइस में एक शार्प राइज आ जाता है और ऑन एक्सपायरी शेयर 520 पे एक्सपायर हो जाता है, ठीक है। अब शेयर जो 520 पे एक्सपायर हुआ है, आपके पास जो कॉल है वो तो 515 वाली ही है, ठीक है, जो आपने तब बाय करी थी जब शेयर 500 का था। बट ड्यू टू एक शार्प राइज शेयर अब 520 आ चुका है, आपकी जो कॉल पहले आउट द मनी थी जब आपने बाय करी थी वो इन द मनी में कन्वर्ट हो चुकी है। क्योंकि अभी हमने देखा था कि अगर जितनी भी स्ट्राइक शेयर प्राइस से ऊपर होती हैं वो आउट ऑफ द मनी कहलाती हैं और जितनी नीचे होती हैं वो इन द मनी कहलाती हैं। तो जब हमने ये कॉल बाय करी थी तब वो आउट द मनी थी, बट शेयर का प्राइस में एक शार्प राइज आया है, ठीक है, तो उस कारण वो इन द मनी में कन्वर्ट हो गई है, ठीक है। तो फिजिकल सेटलमेंट क्या कहती है कि अगर आपने कोई ऑप्शन लिया है और आप उसे एक्सपायर करवा देते हो और वो इन द मनी एक्सपायर हो जाता है, ठीक है, तो इन द मनी एक्सपायर होने के केस में जो आपका ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट आपने लिया, जैसे इस केस में ये कॉल ली है, ये कन्वर्ट हो जाएगा फिजिकल शेयर्स में। यानी अगर लेट से इस शेयर का लॉट साइज 2000 शेयर का है तो 2000 शेयर आ जाएंगे आपके अकाउंट में 515 के रेट से, क्योंकि आपने 515 वाले स्ट्राइक लिए। तो हम रिपीटिंग अगेन, फिजिकल कैश सेटलमेंट बहुत ईजी था। फिजिकल सेटलमेंट में सिर्फ इतना सा है कि अगर आपने कोई ऑप्शन लिया है, चाहे वो कॉल हो, चाहे पुट हो, चाहे बाय किया हो, चाहे सेल किया हो, एनी ट्रेड ली हो, कोई भी ट्रेड ली हो ऑप्शन में, अगर आप उसे एक्सपायर करवा देते हो और वो इन द मनी एक्सपायर हो जाता है, एट द मनी और आउट द मनी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो इन द मनी एक्सपायर हो गया तो आपके ऊपर लाइबिलिटी आ जाएगी। क्या लाइबिलिटी आ जाएगी? कि जो आपका ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट है, जो ऑब्वियस एक इमेजनरी कॉन्ट्रैक्ट था जो आपने किसी काउंटर पार्टी के साथ किया था, बट अब वो एक रियल उसमें कन्वर्ट हो गया। आपके पास क्या होंगे? जो कॉन्ट्रैक्ट में जितना भी लॉट था, लेट से इस कॉन्ट्रैक्ट का लॉट 2000 शेयर का था, तो 2000 शेयर्स की डिलीवरी आपके पास आ जाएगी। तो जो आपका ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट था वो कन्वर्ट हो गया शेयर्स की डिलीवरी में। अब आप पूछोगे कि लेट से अगर इसका लॉट साइज 2000 शेयर का है तो 515 के रेट से अगर आपको 2000 शेयर बाय करने हैं तो आपको तो अप्रोक्सीमेटली 10 लाख रुपीज रिक्वायर्ड होंगे, जो आपके पास है नहीं, ऑब्वियस है। यहीं पे सारी दिक्कत आ रही है। हो क्या रहा है? अब ये जो 10 लाख रुपीज आपके पास नहीं है, आपको ये भरने पड़ेंगे क्योंकि आपके ऊपर फिजिकल डिलीवरी की लायबिलिटी आ गई है। आप कहते हो मैं नहीं भरूंगा, ऑब्वियस है। अगर आप नहीं भरते हो तो जो आपका ब्रोकर है वो आपके पास पेनल्टी लगाएगा, प्लस आपसे इंटरेस्ट रेट भी चार्ज करेगा। वो हर ब्रोकर का डिफर होता है, बट अप्रोक्सीमेटली 15 से 20% का इंटरेस्ट रेट भी आपको पे करना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है जो एक ऑप्शन बायर या ऑप्शन ट्रेडर, बायर कहना गलत होगा, ऑप्शन ट्रेडर फेस कर सकता है। अगर उसने कोई ट्रेड ली हो और वो इन द मनी एक्सपायर हो गई तो वो बहुत बड़े उसमें फंस जाएगा, अगर उसके पास एक्स्ट्रा पैसे नहीं है तो। अगर उसके पास पैसे हैं, क्योंकि यूजुअली जो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है ऑप्शन मार्केट में वो 6 से 7 लाख का होता है। अगर आपके पास 6 से 7 लाख रुपए डीमैट अकाउंट में फ्री रहते हैं हर वक्त तो आपके लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर नहीं रहते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि आपके ऊपर फिजिकल डिलीवरी की लायबिलिटी आ जानी है और आपके पास पैसे नहीं हुए
तो आपका ब्रोकर आपके ऊपर पेनल्टी भी लगाएगा और आपसे इंटरेस्ट रेट भी चार्ज करेगा। तो टेक्निकली अगर हम कहें तो नॉर्मली क्या कहा जाता है कि जो ऑप्शन बायर है उसे प्रीमियम का लॉस होता है मैक्सिमम, बट यहाँ पे इस सिनेरियो के आने से टेक्निकली ऑप्शन बायर को प्रीमियम से ज़्यादा का भी लॉस हो सकता है, क्योंकि अगर उसने एक्सपायर करा दिया और उसके पास पैसे नहीं हुए फिजिकल डिलीवरी लेने के, तो उसे पेनाल्टी भी लगेगी और इंटरेस्ट रेट भी चार्ज करना पड़ेगा। तो ये फिजिकल सेटलमेंट और कैश सेटलमेंट में अंतर है। कैश सेटलमेंट में जो भी आपका प्रॉफिट लॉस होता है वो आपको मिल जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं है, बट जो फिजिकल सेटलमेंट है उसमें क्या है, आपका जो ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट है अगर वो इन द मनी एक्सपायर हो गया तो वो फिजिकल शेयर्स में कन्वर्ट हो जाता है। जब हम इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो जो हमारे इंडेक्सेस हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल निफ्टी, उसमें कैश सेटलमेंट फॉलो होता है और अगले फाइनेंशियल ईयर में भी वही फॉलो होगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। बट जब हम शेयर्स की बात करते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में, तो उसमें फिजिकल सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया जा चुका है। वो पहले भी किया जा चुका है, 2019 में किया गया था, बट अंतर क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो डू नॉट एक्साइज फैसिलिटी है बेसिकली, अगर हम देखें तो ये इंट्रोड्यूस करी गई थी 2019 में। 2021 में इसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया था, अगेन इसे रीइंट्रोड्यूस किया एक्सचेंज ने 2022 अप्रैल में, और इसे अब एंड करने की बात हो रही है 29 ऑफ मार्च को, क्योंकि 30 को हम लोग बंद है, ऑब्वियस है। तो 29 ऑफ मार्च को हमारा लास्ट ट्रेडिंग डे है इस मार्च एक्सपायरी का, तो उसको उस दिन से बंद करने की बात हो रही है। अब DNE फैसिलिटी होती क्या है, डू नॉट एक्साइज फैसिलिटी। तो डू नॉट एक्साइज फैसिलिटी के अंदर आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड होती थी कि आप अपने ब्रोकर को इंस्ट्रक्ट कर सकते हो कि आपको डिलीवरी नहीं लेनी है। जो फिजिकल सेटलमेंट, अगर आपकी कोई इन द मनी ऑप्शन एक्सपायर हो जा रहा है तो अपने ब्रोकर को इंस्ट्रक्ट कर सकते हो कि मेरा ये विश नहीं है, मैं उसे, जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट है उसे डिलीवरी में कन्वर्ट नहीं करना चाहता हूँ। तो इस फैसिलिटी के होने के कारण क्या होता था कि जो आपका ब्रोकर है वो आपकी जो ट्रेड है, अगर वो इन द मनी एक्सपायर होने वाली थी तो उसे एक्सपायरी वाले दिन स्क्वायर ऑफ कर देता था। इससे क्या होता था, आप फिजिकल सेटलमेंट से बच जाते थे। तो इस फैसिलिटी के अकॉर्डिंग आपको एक बहुत बड़ी एडवांटेज थी कि जो आपकी ट्रेड है ऑप्शन की, वो अगर इन द मनी एक्सपायर होने वाली है तो आपका ब्रोकर खुद ब खुद उसे स्क्वायर ऑफ कर देता था, ये आपको राइट मिला हुआ था। बट अब इसके क्लोजर के होने के बाद क्या होगा, अगर आप भूल गए अपनी ट्रेड और वो इन द मनी एक्सपायर हो गई तो फिजिकल सेटलमेंट आएगी ही आएगी और आपको पैसे देने ही देने पड़ेंगे, जो अप्रोक्सीमेटली एक लॉट के 6 से 7 लाख रुपए होते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आपको इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा, जो भी आपका ब्रोकर चार्ज करेगा, जो नॉर्मली 15 से 20% होता है, और नेगेटिव क्योंकि आपके पास बैलेंस होगा तो उसके ऊपर पेनाल्टी भी अट्रैक्ट होगी और पेनाल्टीज भी आपको फेस ऑफ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जो ये है DNE फैसिलिटी। अगर हम देखें कि इसको डिसकंटिन्यू करने से होगा क्या, जो हाई रिस्क ऑप्शन ट्रेडर हैं जो लास्ट दिन एक्सपायरी के लेके जाते हैं उनके लिए थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है, वो उन्हें अब ये ट्रेड्स अवॉइड करनी पड़ेगी। जो कैश ट्रेडर है उनके लिए अच्छा है, जो लो रिस्क ट्रेडर है, इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए अच्छा है, क्योंकि इससे जो कैश ट्रेडिंग है उसको थोड़ा पुश मिलेगा। तो अगर आप एक रिटेलर हो, आपके पास अकाउंट में इतने पैसे नहीं है कि आप फिजिकल डिलीवरी ले सको, तो आपके लिए क्या बेस्ट सॉल्यूशन है, वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि जब भी आपने कोई ऑप्शन लिया हुआ हो, एक्सपायरी के कुछ दिन पहले, 2 या 3 दिन पहले याद से उसे स्क्वायर ऑफ कर दो। क्योंकि होता क्या है, जब आप उसे एक्सपायरी तक लेके जाते हो और वो डीप इन द मनी बन जाता है या इन द मनी बन जाता है, कई बार लिक्विडिटी इशू हो जाते हैं और आपको बायर सेलर नहीं मिलता। अगर आपको बायर सेलर नहीं मिलेगा तो अपनी ट्रेड आप स्क्वायर ऑफ नहीं कर पाओगे और फिजिकल सेटलमेंट फिर आएगी ही आएगी। अगर आपको लिक्विडिटी, मार्केट डेप्थ इसके बारे में नहीं पता, तो ऑलरेडी हमने एक इम्पॉर्टेंट एक वीडियो बना के डाली हुई है, डिटेल वीडियो, आप उसको देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिससे आपको लिक्विडिटी, मार्केट डेप्थ और इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में पता लग जाएगा। तो सिंपल सा सॉल्यूशन है इसका, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि अगर आप ऑप्शन में ट्रेड लेते हो, चिल और आराम से ट्रेड लो, बस एक्सपायरी के 2-3 दिन पहले उससे एग्जिट कर दो, ठीक है, और अगली एक्सपायरी में ट्रेड ले लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, रोल ओवर कर लो एक तरीके से, बट एक्सपायरी तक मत लेके जाओ, क्योंकि एक्सपायरी तक ले गए, बाई चांस आपने रिस्क ले लिया
और वेडनेसडे थर्सडे को उसमें बायर सेलर ना मिला, लिक्विडिटी नहीं मिली आपको ड्यू टू डीप इन द मनी, तो आप फंस जाओगे, फिजिकल डिलीवरी लेनी पड़ेगी, पेनाल्टीज लगेंगी, इंटरेस्ट रेट रहेगा, उसका कोई फायदा नहीं है। तो जब 4 इंडिविजुअल होते हैं ऑप्शन मार्केट में, एक कॉल बायर, कॉल सेलर, पुट बायर, पुट सेलर, जिसमें कॉल बायर और जो पुट सेलर है उसका व्यू बुलिश होता है। तो अगर आप कॉल बाय करते हो या पुट सेल करते हो और अगर वो इन द मनी एक्सपायर हो जाती है तो आपको डिलीवरी लेनी पड़ेगी। और अगर आप पुट बाय या कॉल सेल कर रहे हो, आपका व्यू बेरिश है, आपके मन में जरूरी आ रहा होगा, तब क्या होगा, तब आपको डिलीवरी देनी पड़ेगी। अब आप कहोगे आपके पास शेयर्स नहीं है, आप कहाँ से डिलीवरी दोगे, तो आपके बिहाफ में एनएसई ऑक्शंस होते रहते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करता है और आपके बिहाफ में वहाँ पे जाके डील करता है। और ऑब्वियस है वो जितनी महंगी डिलीवरी लेगा वहाँ पे, वो सारी पेनाल्टीज, सारी एक्स्ट्रा जो भी पैसे खर्च होंगे वो आपको ही पे करने पड़ेंगे। तो सिंपल सी बात है, बहुत ज़्यादा पेनाल्टीज लग जाएंगी, बहुत इंटरेस्ट रेट आपसे चार्ज हो जाएगा। तो सिंपल रखते हैं चीज़ों को, ऑप्शन में ट्रेड करिए, अच्छी बात है, बट थोड़ा सा कॉशियस हो गए, एक्सपायरी आने वाली हो 2-3 दिन पहले एग्जिट कर दीजिए जो भी आपका प्रॉफिट या लॉस हो रहा हो, क्योंकि अगर आप इसे एक्सपायरी तक ले गए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। इंडेक्स में अगर आप काम करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, इंडेक्स ट्रेडर के लिए तो खुला है, कैश सेटलमेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ अगर आप स्टॉक के ऑप्शन में काम करते हैं तब आपके लिए जो ये सर्कुलर आया है वो इम्पॉर्टेंट है। अगर यू आर अ ऑप्शन ट्रेडर और वो भी इंडेक्स के, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये था, होपफुली जो DNE फैसिलिटी के रिगार्डिंग सर्कुलर आया उससे जो भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में आया होगा वो इस वीडियो ने दूर किया होगा। अगर हम की टेक अवे की बात करें तो बहुत सिंपल से की टेक अवे है कि अगर आप इंडेक्स ट्रेडर हैं तो आपके लिए ये सर्कुलर कोई भी मायने नहीं रखता, क्योंकि इंडेक्स में कैश सेटलमेंट होता है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं वो भी स्टॉक के, तो आपके लिए सर्कुलर बहुत मायने रखता है। आपको सिर्फ और सिर्फ इतना जानना है कि अगर आप कोई ऑप्शन में ट्रेड लेते हो और वो इन द मनी एक्सपायर हो जाती है, पहले आपके पास फैसिलिटी थी कि आप ये DNE ऑप्ट कर लो तो आपका ब्रोकर एक्सपायरी से पहले खुद ब खुद स्क्वायर ऑफ कर देता था। अब वो फैसिलिटी एंड हो रही है, तो इससे आपके ऊपर इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि आपको फिजिकल डिलीवरी लेनी ही पड़ेगी। और अगर आपके पास पैसे नहीं हुए तो वो एक बहुत बड़े पेनाल्टी और इंटरेस्ट रेट को अट्रैक्ट करेगी। तो इससे बचने का एक ही तरीका है, एक्सपायरी के 2-3 दिन पहले आपको इससे निकल जाना है, जो बहुत ही सिंपल सा तरीका है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि DNE से रिलेटेड जितने भी डाउट्स थे वो आपको इस वीडियो ने क्लियर कर दिए होंगे। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। हैप्पी ट्रेडिंग।